स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन कौन सी प्रॉपर्टी देखे थे? अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट किए थे, वो हो गया था। उसके बाद फिर फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स के साथ देखा था हमने कि मेटल आयंस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं व्हेन दे कंबाइन विद फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। इसमें भी ऑक्साइड्स के साथ उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ये देखा था हमने। इसका फिर जो चार पांच छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल, मैग्नेटिक एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पांच प्रॉपर्टी हमने और देखी थी। ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट है ऑक्साइड्स का, ठीक है। हमने ऑलरेडी ऑक्साइड्स देख लिए हैं कि ऑक्साइड्स जो है वो +1 से लेके +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले होंगे। जितने भी आपके ऑक्साइड्स बन रहे होंगे मेटल आयन के। The metals of the first transition series from oxides with oxygen at high temperature, the oxides are formed in the oxidation state +1 to +7। ये आपके ऑक्सीजन का नहीं है ना, ये मेटल आयन का ऑक्सीडेशन। फिर some metals in higher oxidation state stabilize by forming oxocation। ये भी देखे थे कि कुछ ऑक्साइड्स बनाते हैं और ऑक्सोकैटायन, कुछ एग्जांपल भी हमने लिखा था, BO2+, BO2 1+, ये लिख चुके हैं। फिर ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम Sp3+ ही होता है, फॉर्म द ऑक्साइड विद द फार्मूला M2। Sc नहीं बनाएगा, Sc बनाता है Sc2O3। स्कैंडियम क्या बनाता है? Sc2O3। बाकी सारे के सारे जो 3D सीरीज के हैं ना, वो सब इस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, MO2, ठीक है। जैसे MnO, मैंगनीज के तो बहुत सारे बनेंगे, +7 तक सारे स्टेट से बनेंगे। नीचे लिखा भी आप देखना है यहाँ पे, MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, सब में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, +2, +8/3, +3, +4, +7। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में कब होती है? जब एक जैसा मैंगनीज अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होता है ऑक्सीजन से, इसको कहते हैं अपन फ्रैक्शन। एक्चुअली वो एवरेज निकाला गया। आप जब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज निकालोगे ना, all the manganese, 3 manganese है ना, all the 3 manganese are not connected in the same way। कुछ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे और कुछ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई कि सब मैंगनीज का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होता। सेम होता तो आप एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट देखते कि हाँ सबका स्टेट सेम है, तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। पर अगर तीनों के अलग अलग हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, all the 3 manganese are connected in different fashion with oxygen, तब उस केस में हम तीनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और तीनों को एवरेज निकालेंगे, देन इट विल कम अप टू बी 8/3। तीन तो क्यों आया? क्योंकि 3 मैंगनीज है, इसमें 3 आया ना, डिवाइडेड बाय में। अब तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के 8 आना होगा, तो उसका 4 + 2 + 2 होगा। तो उस केस में टोटल 8 आया, डिवाइड बाय 3 विल बी 8/3। तो ये होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन। ओके, तो MO टाइप का लगभग सब बनाएंगे एक्सेप्ट स्कैंडियम, which are ionic in nature। All the oxidation number of the metal increase as the oxidation number of metal increases, ionic character decreases। दो ऑर्डर लिखे हैं मैंने यहाँ पे। एक ऑर्डर है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। ये दो ऑर्डर फॉलो करेंगे अपन। MnO, Mn3O4, इन सब में आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दिस इज मोर एसिडिक। ऊपर से एसिडिक प्रॉपर्टी में ये भी होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मतलब स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। बीच में जो मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं वो एम्फोटिक नेचर के होंगे, और जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, हाईएस्ट वाला, वो एसिडिक होगा। सेम चीज क्रोमियम के साथ भी। तो हमने एक मैंगनीज का एग्जांपल लिया है। क्रोमियम भी जैसे CrO बना रहा है, CrO2 बना रहा है, CrO3 बना रहा है, Cr2O7 बना रहा है, तो वहां पे वो एसिडिक होगा, Cr2O7 वाला। जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हैं वो बेसिक होंगे, जो मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हैं वो एम्फोटेरिक होंगे, यानी कि दे विल बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेसिस, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक, ठीक है। इन जनरल द ऑक्साइड्स इन द लो, जो उसी के लिए लिखा हुआ है यहाँ जो हमने बनाया ना, उसी के लिए नीचे दो लाइन लिखी हुई है। In general, the oxides in the lower oxidation states of the metal are basic in nature, and in their higher oxidation states they are acidic। अब जो बीच में intermediate oxidation states है, they are
एम्फोटेरेट। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर और याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स। ये अपन ने कल नहीं देखा, ऑक्साइड हमने कल पढ़ा था, बट हम सिर्फ वहां पे ना क्या देख रहे थे, वहां पे स्टेबिलिटी, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, वो भी ऑक्साइड और फ्लोराइड की और ज्यादा स्टेबल होती है, उसमें भी ऑक्साइड की सबसे ज्यादा स्टेबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये हमने लास्ट क्लास में ऑक्साइड्स का देखा था, बट ये दो पॉइंट इस ऑक्साइड्स के स्लाइड में नए हैं, बाकी ऊपर के तो 2-3 पॉइंट सेम है, बट ये दो पॉइंट्स नए हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले दो सॉल्ट, इसके ऑक्सो कैटायन या ऑक्सो एनायन, दो एनायन अपन पढ़ेंगे। एक है Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज वन ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन ही बोलेंगे ना इसको, जैसे BO2 पॉजिटिव था, वो एक ऑक्सो कैटायन था, जो पिछली स्लाइड में अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। ये सब BO2 प्लस PiO2 प्लस BO2 1 प्लस, ये सब क्या है, ऑक्सो कैटायंस। जस्ट लाइक दिस Ti उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और फॉर्मूला TiO2 प्लस है। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सो कैटायन है, जस्ट लाइक जैसे हम कार्बो कैटायन बोलते थे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वो कार्बो कैटायन है, वैसे ही ऑक्सो कैटायन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वो ऑक्सो कैटायन है। ठीक है, तो लाइकवाइज ऑक्सो एनायन, तो दो ऑक्सो एनायन पढ़ने वाले अपन यहाँ पे, एक डाइक्रोमेट आयन और एक परमैंगनेट आयन। डाइक्रोमेट से बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट से बनाएंगे अपन पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपन काफी बार पढ़े, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। तो इट इज प्रिपेयर्ड, तो क्या देखना है हमें, दोनों का प्रिपरेशन देखना है कि KMnO4 और K2Cr2O7 प्रिपेयर कैसे करेंगे लेबोरेटरी में या कमर्शियल मेथड, और उनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में एक ही प्रॉपर्टी को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, दैट इज देयर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अपन उसके एक ओर से बनाते हैं, उसका ओर का नाम है क्रोमाइट या फिर फेरोक्रोमेट या फिर क्रोम आयरन, तीनों के नाम। और होता क्या है वो एक्चुअली में FeO.Cr2O3, या फिर आप एक साथ लिख लो FeCr2O4। मतलब वहां हमें दो अलग अलग कंपाउंड दिखाना चाह रहे थे कि आपका फेरस ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों मिला के आपका वो ओर बना हुआ है जिससे हम K2Cr2O7 बनाने वाले, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व आप 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे इस ओर को, कौन सा ओर है, क्रोमाइट, क्रोमाइट ओर को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव है, और क्रोमेट क्या हो जाएगा आपका CrO4 2 नेगेटिव। CrO4 2 नेगेटिव इज क्रोमेट, और जब डाइक्रोमेट होगा तो Cr2O7 2 नेगेटिव, वो डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पहले हम बनाने वाले हैं अपने ओर से सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट बना, हमें क्रोमेट नहीं चाहिए, हमें तो डाइक्रोमेट चाहिए। तो अब उस सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्सचेंज रिएक्शन करवा के उसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, सोडियम की जगह पोटेशियम ले लेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट जो कि येलो कलर का होता है, फिर कन्वर्जन ऑफ दैट सोडियम क्रोमेट, अच्छा इसके लिए क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन, तो रिएक्शन आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेंगे H2SO4, वहीं से आएंगे H कॉन्सेंट्रेट, और उसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे। राइट, आफ्टर दैट फाइनल स्टेप, कोई एक पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, उसके साथ पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करवाएंगे तो मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सही क्यों, मतलब ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, मतलब इसका रिएक्शन इजियर होता है सोडियम के साथ रिएक्शन कराना, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम भी रिएक्टिव है, ठीक है, बट पहले सोडियम के साथ बना रहे हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधा नहीं बना रहे। ठीक है, ठीक है, ये 3 स्टेप। ओके, तो ये इसका प्रिपरेशन हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर है। पहला वाला क्रोमेट है CrO4 वाला 2 नेगेटिव, और यहाँ पे ये Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, या आप बोल सकते हो डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डबल टेट्रा होगा ना, एक यहाँ भी हो रहा है, एक यहाँ भी हो रहा है टेट्राहेड्रल, और यहाँ सिंगल टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन के साथ। हाँ, आप ऐसे ओवरऑल मॉलिक्यूल देखोगे तो बेंट ही है, वरना अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो बेंट दिख रहा है, बट इट इज मेड अप ऑफ 2 टेट्राहेड्रल्स। ठीक है,
क्लियर है? ये इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। एक बार देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इसका चेक करो। अपन एसिडिफाइड लेते थे ना, एसिडिफाइड K2Cr2O7, है ना, और वहां अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं और एसिडिक KMnO4 भी बिहेव करता है तो ऑक्सीडाइजिंग। तो पहले अपन एसिडिफाइड वाला देखते हैं। देखो बस में क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन पढ़ते थे ना 11th पे अपन, कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। Fe2+ अगर Fe3+ को कन्वर्ट हो रहा है मतलब इट इज ऑक्सीडाइज्ड। समझ रहे? तो क्या लिया है, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जब K2Cr2O7 एसिडिक एसिड की फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करता है ना, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। ये पता है हमें एक ऑक्सीजन अकेला रह नहीं सकता, तो तुरंत अगले स्टेप में जो भी चीज आप ऑक्सीडाइज कराना चाह रहे हो उसको ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करेगा ना। आपको यहाँ पे एक फर्स्ट रिएक्शन देखो, आपको समझ में आएगा। हम क्या एग्जांपल्स लिखे, उसी एग्जांपल्स के रिएक्शन यहाँ पे लिखे हुए। इट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन, आयोडाइड्स टू आयोडीन। मतलब अगर Ki लूंगा मैं, Ki इज अ पोटेशियम आयोडाइड, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा या प्रोडक्ट में मिलेगा I2, आयोडाइड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। जैसे आयोडाइड में I नेगेटिव था, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा ना, या फिर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। दोनों चीजें थे। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी I नेगेटिव वो बना कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना वापस I बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना भी ऑक्सीडेशन होता है। और जब ये I2 बनेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा भी है, -1 से 0 हुआ मतलब बड़ा आएगा। तो दोनों ही रेस्पेक्ट में आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, चलेगा। ठीक है, सेम चीज आपकी अगले एग्जांपल में भी हो रही है। फेरस सॉल्ट को हमने फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। फेरस सॉल्ट मतलब FeSO4 2 पॉजिटिव, और फेरस फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव। इससे तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये फेरस है और ये फेरिक। ये पहले इसको समझते हैं ये दो स्टेप में कैसे हो रहा है। पहला स्टेप तो सेम है, यही रिएक्शन करो है ना, क्योंकि आप K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में जब भी लोगे वो ये रिएक्शन को करके बैठा रहेगा पहले। अब आपने अपना रिएजेंट डाला जिसको आपको ऑक्सीडाइज करना था, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, आपने डाल दिया उसमें। यहां से जो भी ऑक्सीजन निकला होगा ये अटैक करेगा उसके साथ एसिडिक मीडियम में, और आपको Ki का मिल जाएगा I2। बाकी K2SO4 और 3H2O ये आपका, और ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा लिखेगा। आप जब दोनों को ऐड करेंगे उसमें आपको 3O नहीं लिखेगा, क्योंकि जितना भी 3O बना होगा फर्स्ट स्टेप में वो सेकंड स्टेप में यूज होगा। तो इन द फाइनल रिएक्शन, इन द ओवरऑल रिएक्शन, यू विल नॉट फाइंड O, ये फिर होते हैं, समझिए। और इसका देखो प्रोडक्ट भी आप एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया हुआ तो देखो पोटेशियम सल्फेट आपको मिलेगा, राइट, वाटर मिलेगा, समझ रहे? ये आयनिक रिएक्शन है इसका। अगर आप इसी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो ऐसा कुछ होगा। हमने फिर देखो पोटेशियम गायब कर दिया सबका, पोटेशियम नहीं दिखा, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं दिखा, तो बस एक्सचेंज हुआ है।
यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट था, यहाँ पोटेशियम सल्फेट बन गया, बस और सब कुछ चेंज नहीं हुआ। हमें दिखाना क्या है, मेन वो दिखाएंगे। तो क्या कि क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो कि खुद रेड्यूस हो गया और आई नेगेटिव को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ गए? ये आयनिक रिएक्शन अपन रेडॉक्स में पढ़ते थे, इसको बैलेंस करना भी सीखे थे। दो टेक्निक थी इसको बैलेंस करने की, एक एसिडिक मीडियम वाले या फिर एल्कलाइन मीडियम वाले में क्वेश्चन आ सकता है। पर दो टेक्निक क्या थी, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था और एक हाफ रिएक्शन मेथड था। ये दो मेथड से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे को लिखते थे, ये H पॉजिटिव कहां से आता था, अपन क्वेश्चन में लिखा रहता था कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव gives 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 I2। रिएक्शन बस इतना ही गिवन रहेगा, उसमें वाटर भी नहीं लिखा रहेगा, उसमें H पॉजिटिव भी नहीं लिखा रहेगा। आपको बोल देगा कि बैलेंस दिस इक्वेशन, the reaction is taking place in acidic medium, बस इतना ही लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ये H पॉजिटिव आप अपने से ही फिट करोगे क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड में पानी डालें। 14 है ना H, तो 14 पानी साथ लेना पड़ेगा क्योंकि एवरी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। आपके साथ लिया तो हो गया बैलेंस, 14 हाइड्रोजन इधर, 14 हाइड्रोजन। समझ रहे? तो ऐसा हम बैलेंस करते थे रिडॉक्स रिएक्शन को यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर हम हाफ रिएक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा? हाँ, मैं इसलिए तो ट्रिक बता रहा हूँ ना याद करने की, कि आप कोई भी रिएक्शन लो, आप ये चारों में से कोई भी एग्जांपल लो। मैंने 4 एग्जांपल लिखे हुए ना, आयोडाइड से आयोडीन है, सल्फाइड से सल्फर है, टिन 2 से टिन 4 है और आयरन 2 से आयरन 3 है। चारों में सेम पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे। वो पैटर्न क्या रहेगा, फर्स्ट अगर आपको दो रिएक्शन लिख के ओवरऑल रिएक्शन लिखना है ऐड करके, उसमें पहला रिएक्शन हर में कॉमन होगा, ये वाला, इसके बाद वाले में भी वो दो फर्स्ट रिएक्शन, दोनों इसमें नहीं लिखा हुआ वाला रिएक्शन, बट फर्स्ट रिएक्शन सब में कॉमन रहेगा। बिहेवियर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक मीडियम, वो हर बार वैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, अब आपको जिसको ऑक्सीडाइज कराना उसको ले लो। यहाँ हमने आयोडीन को सॉरी आयोडाइड को आयोडीन बनाया है, यहाँ हमने फेरस को फेरिक बनाया है, थर्ड वाले में सल्फाइड को सल्फर बनाया है, दिस इज सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, S2 नेगेटिव था, यहाँ पे ये S का पावर 0 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, सल्फर की -2, यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई, 0। ऑक्सीडेशन हुआ, तो सल्फाइड टू सल्फर इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सल्फाइड टू सल्फर इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ही डेफिनेशन यूज हो रही है, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो समझ में आ रहा है तो उससे भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट। ठीक है, स्टैनस से स्टैनिक में भी होगा। स्टैनस मतलब Sn2 पॉजिटिव होता है और स्टैनिक मतलब Sn4 पॉजिटिव। ये स्टैनस स्टैनिक अपन बीच में भी डिस्कस किए थे ना, जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पॉइंट लिख रहे थे, वहां ऐसा लिखा हुआ था कि डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर सक्सेसिव ऑक्सीडेशन नंबर +1 के डिफरेंस में होता है, बट टी ब्लॉक वाले में +2 के डिफरेंस में होता है। तो ये एक एग्जांपल था, और एक लेड भी एक एग्जांपल था, Pb2 पॉजिटिव से Pb4 पॉजिटिव। ठीक है, ये 4 लिखे, एक आपको ट्राई करोगे क्योंकि प्रदीप में बहुत सारे दिए हुए, 10-12 दिए हुए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस सेम ऐसे। तो एक मैं आप लोगों को पीछे रफ में ट्राई करूं कि इससे ये कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। आप लोगों से सेट ऑफ रिएक्शन यही रहेगा, इसी टाइप का आप लोग रिएक्शन यूज करोगे लाइक दिस। ठीक है, तो एक देता हूं, आप लोग ट्राई करो। ये चारों के अलावा है ना, ये चार को आप लोग लिख लेना, इसलिए पीछे रफ में करने बोल रहा हूँ कि बाद में उसको नोट डाउन कर देना। हाँ, देखना, आपके पास एक नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन तो ऐसे ही लिख लो, फर्स्ट वाला सेम एज इट इज, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। लेट्स टेक सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, NaNO2, और उसको कन्वर्ट करना है NaNO2। तो हमें रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट भी पता है।
इसका ऑक्सीजन का तो दोनों जगह -2 ही होगा, सोडियम का भी दोनों जगह +1 ही होगा। चेंज नाइट्रोजन का हो रहा है ना, नाइट्राइट से नाइट्रेट हो रहा है। कैलकुलेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा। यहाँ +1 है इसका, ये समझ लो टोटल में आके -4 इज इक्वल टू 0। इधर इसकी नाइट्रोजन की स्टेट कितनी है, +3। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की स्टेट क्या है, +3। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, +1 -6 इज इक्वल टू 0 +5। बढ़ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, Na2 ले लेना, और ये जो O बन रहा है इसको नीचे ले आना, और प्रोडक्ट क्या बनाना आपको पता है, Na2 इशारा पे इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ पे ना H2SO4 को भी आगे लेके आया है, बट वहां पे जरूरत नहीं है, बाकी किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये वाला पैटर्न फॉलो करो। आज कुछ रिएक्शन याद करने पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो अभी ओवरऑल रिएक्शन को समझ में आ जाना चाहिए। देखो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेना तो ये तो दोनों लेना ही है, जिसको ऑक्सीडाइज करना है वो भी लेना ही पड़ेगा, वरना रिएक्शन कर क्यों रहे। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा वो तो लिखना ही है, पानी बनेगा ही, और ये दोनों तो सब में बन ही रहे हैं। K2SO4 और Cr2SO4 क्या इसका सब में बन रहे हैं लगभग, समझ रहे हो। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन बता दो बस, वो बता रहे ओवरऑल रिएक्शन बैलेंसिंग के साथ। हुआ K2Cr2O7 plus H2SO4 gives, क्या क्या लिखे हूँ, K2SO4 plus Cr2SO4 का राइस प्लस H2O प्लस, ठीक है, यही NaNO2 के पास जाएगा, ये O जाएगा और NaNO3 बनाएगा। ठीक है, ठीक है, एक एक NaNO2 को एक ही O चाहिए ना NaNO3 बनाने के लिए, पर अपने पास तो 3 है, तो ओवरऑल पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इसमें किसमें पहले वाले में, पानी वाले में आ जाएगा, नहीं तो है वहां पे आएगा। ठीक है, और अगर ये अलग अलग रिएक्शन नहीं लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो कैसे, स्टार्ट किससे कर रहे हैं अपन, K2Cr2O7 तो लेना ही पड़ेगा, और एसिडिक मीडियम भी लेना पड़ेगा, तो इतना तो रहेगा ही, प्लस NaNO2 रहेगा ही। ठीक है, फिर NaNO2 को NaNO3 बना दो, फिर K2SO4 बना दो, Cr2SO4 का वाइट बना दो, और वाटर बना दो, बस बैलेंस करना। ठीक है, यही सेम पैटर्न सब में फॉलो करेंगे, है ना, क्लियर। क्योंकि इंडिविजुअल रिएक्शन आपको नहीं पूछेगा, ओवरऑल रिएक्शन का कौन है। बैलेंस बैलेंस सब टाइम के जीते, मतलब यहाँ लाइन आपका जो निकला है वो पीछे टच हो ना,
हवा में उड़ाते हैं पीछे, तो बैठ के। हाँ हुआ क्या रे? पोटेशियम तो दोनों साइड दो दिख रहा है, क्रोमियम भी दोनों साइड दो दिख रहा है फिलहाल, है ना। और सल्फर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में लास्ट में दिखा दो। सल्फर कितना है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही है ना, तो यहाँ पे 3 करने के लिए सामने 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सोडियम, सोडियम तो एक ही है ना, ठीक है। और नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन अच्छा एक भी, ये भी है, सॉरी सॉरी, ठीक है। सोडियम नाइट्रोजन भी बराबर है। अब लास्ट हाइड्रोजन ऑप्शन देख लो बस, इधर हाइड्रोजन कितना है? 8, है ना, और इधर पे 2 ही है, हो गया 8। ऑप्शन अपने आप हो जाएगा बैलेंस। 7 और 16, 23 और 2 25, उधर 3 4 7, 7 और 12 19, 19 और 4 23 हो रहा है। दो और चाहिए, इधर 2 कम है ना, हम सही कह रहा है। 7 और 16, 23 और 2 25, 3 और 4 7, 7 और 12 19 और 4 23। कहाँ पे? यहाँ, ये वहां भी बढ़ाना पड़ेगा ना सर। यहाँ 6 से बढ़ेगा, यहाँ 4 से बढ़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन फिर से सेकंड और 16 23 23 और 6 29 ऑर्डर है ना। और इधर 9 और 4 13, 13 और 12 25 और 40, 3 3, ठीक है, हो जाएगा ये, है ना। तो ऑक्सीडाइज करने बोलेगा तो अपन ऐसे ही सेम बात नहीं। नेक्स्ट आते KMnO4 में, आगे बढ़े। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, it is prepared by the fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide KOH NaOH and an oxidizing agent like KNO3. This produces the dark green K2MnO4। वो आपका मैग्नेट आएगा, एक मैग्नेट होता है, एक परमैग्नेट होता है। जैसे जस्ट लाइक एक क्रोमेट था और एक डाइक्रोमेट था, Cr2O4 2 नेगेटिव was chromate and Cr2O7 2 नेगेटिव was dichromate। वैसे ही मैग्नेट में भी 2 टाइप के आयन पड़ेंगे, एक मैग्नेट और एक परमैग्नेट। इनमें डिफरेंस कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर वाइज भी, ये है एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और एक आपका परमैग्नेट है। हमको पढ़ना आ रहा है कि परमैग्नेट है, पर वो बनेगा आपके मैग्नेट से, ठीक है। दिस इज MnO4, MnO4 ये भी है, MnO4 ये भी है, बट ये 1 ये 2 नेगेटिव है। MnO4 एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन में है ना, ये भी ऑक्सो आयन है, ऑक्सो आयन है ना, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल Mn, वहां Cr, ठीक है। तो दिस इज मैग्नेट आयन, ग्रीन कलर का होता है ये पर्पल होता है, ठीक है। MnO4 1 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, तो K2MnO4 बन रहा है, मतलब पोटेशियम मैग्नेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पीछे आते हैं वापस इक्वेशन में, तो पहले वही बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। इसके बाद वहां टेबल करो, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4 which disproportionates in a neutral or acidic solution to give permanganate।
तो ये चार जो स्टेप लिखे ना, आप इन चारों में से कोई भी यूज करके पोटेशियम मैंगनेट बना सकते हो। देखो चारों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आप KOH के साथ O2 लो, K2CO3 के साथ O2 लो, या फिर इसमें बोला ना कि KNO3 लो, तो आप KNO3 लो बेस के साथ। डायरेक्ट ऑक्सीजन ना लेके आप KNO3 भी ले सकते हो, वो भी वही काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। या फिर KClO3, ठीक है। तो ये चारों प्रोसेस से एक ही काम कर रहे हैं, अपन पोटेशियम मैंगनेट बना रहे हैं। तो आप चार में से तो ये रिएक्शन याद रख सकते हो, अगर प्रिपरेशन याद करना है, चारों की जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट एक बार अगर मैग्नेट आयन बन गया तो वो अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करता है। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। देखो ना, Mn यहाँ पे 6 था, ऑक्सीडाइज होके 7 बना और रेड्यूस होके 4 बना। दोनों चीज हो रही है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहा है। And when a single species undergoes both oxidation and reduction, that type of reaction is known as disproportionation. तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे ना, इसी का डिस्प्रपोर्शनेशन की बात कर रहे थे। कॉपर की एग्जैक्टली कॉपर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, 2 पॉजिटिव वाला 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव वाला 2 पॉजिटिव और C यूनिट, ठीक है। तो कोई डिस्प्रपोर्शनेशन तभी शो करेगा जब उसकी कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो स्विच कर पाएगा ना। अब ये 1 में है, 6 में बढ़ के 7 गया, घट के 4 गया, तो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तब ना आप स्विच कर पाओगे तीनों के बीच में। अगर सिर्फ उसकी 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो वाला एलिमेंट कभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहेगी। आप अगर इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उससे ज्यादा जाओगे तब ऑक्सीडाइज कहलाओगे, और उससे कम जाओगे तब रेड्यूस कहलाओगे। तो यू हैव टू हैव कम से कम 3 ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर है वाला रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेशन होगा इन एसिडिक मीडियम और यू विल गेट परमैंगनेट आयन, ठीक है। एक और तरीका है, ये तो एक तरीका हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन का, या फिर आप वही बने हुए K2MnO4 को इन रिएजेंट का रिएक्ट करो तो भी आपको KMnO4 मिल जाएगा। अगेन इसमें से एक रिएक्शन उठाओ, ये रिएक्शन, या फिर इनमें से एक रिएक्शन, नीचे से कोई एक रिएक्शन, ये आपके प्रिपरेशन समझ रहे। कमर्शियल मेथड ये है, बीच वाला क्या, हाँ क्या होगा, नहीं जरूरी नहीं है, आप इसके बाद डायरेक्टली ये कर सकते हो। यहाँ अल्टीमेटली वही तो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड ही तो है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड, तो ये मिल गया ना उसको एसिडिक मीडियम, तो आप इसको छोड़ के इन तीनों में से भी कोई एक लिख सकते हैं। कमर्शियल मेथड में MnO2 से स्टार्ट करेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड से। इट विल बी फ्यूज्ड विद KOH, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3। जैसा मैं पीछे कर रहे थे, एयर लोगों को O2 लेना पड़ेगा और KNO3 लोगों को KNO3 ले लेना। दो रिएक्शन वहां भी अपन देखे थे ऐसे वाले, और आपको मिलेगा अगेन वही मैंगनेट आयन, ठीक है। तो शुरुआत अपन यहाँ पे MnO2 से कर रहे हैं, वहां हमने शुरुआत भी MnO2 से की। तो अंतर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेकेंड वाला। यहाँ हमने क्या किया है, कुछ एसिडिक मीडियम ले रहे हैं और यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। मतलब ये जो आपका मैग्नेट आयन वाला बनेगा, लेट्स से पोटेशियम मैग्नेट बन रहा होगा, वही आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। और आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और आपको मिलेगा MnO4। एक कोई इलेक्ट्रोड में आपको MnO4 नेगेटिव मिलेगा। कौन सा मिलेगा इलेक्ट्रोड में? MnO4 2 नेगेटिव कौन से इलेक्ट्रोड में जाएगा? एक नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा, यानी कि एनोड में जाएगा। और एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर MnO4 नेगेटिव है। सारे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं कि और क्या क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो कमर्शियल में देखो हर बार ऐसा होता है कि कमर्शियली हम इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत प्रेफर करते हैं कि इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, एंड दे डू रिफाइनिंग काइंड ऑफ वर्क इन दैट इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होती है। लेबोरेटरी में ऐसा कुछ बनाएंगे। इन द लेबोरेटरी Mn manganese iron salt is oxidized by peroxidized sulfate S2O8 2 negative। या तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे S2O8 2 negative, एक SO4 2 negative वो सल्फेट होता है, ये आपका peroxidized सल्फेट। हाँ शायद हाँ इसी में हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में पानी, ठीक है। और आपको यहाँ से मिल जाएगा परमैंगनेट।
हाँ उसका एक हाँ 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 एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल ठीक वो लिखे होते जिस जो लिखा होगा उसको याद रखो कि हमने ये लिखा था लिखते समय तो जिन्होंने वो पीडीएफ से भी लिखा नहीं उनको भी समझ आया ये कहाँ पर ठीक है चलो, आगे स्ट्रक्चर की बात मैंने बता दी पहले दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है ठीक है टेट्राहेड्रल मैग्नेट बट वो डील है और ये पर्पल इसमें उनका भी फर्क होगा मैग्नेटिज्म है ना एक पैरामैग्नेटिक है एक डायमैग्नेटिक है इसका रीजन आपको पता है कि पैरा है तो क्यों है और डाई है तो क्यों ऊपर वही लिखा हुआ है देखते हैं पर द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय overlap of p orbital of oxygen with d orbital of manganese क्लियर है इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड हमने अभी तक कार्बन के जितने भी देखे वहां पे पी और पी का ही पाई बनता था अगर दो कार्बन एल्कीन में है या अल्काइन में है तो वहां पे दोनों कार्बन का पी और पी ही आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना दैट वाज पी पाई बॉन्ड दोनों का पी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा था इसलिए पी पाई बॉन्ड बट यहाँ पे मैंगनीज का डी और ऑक्सीजन का पी ऑक्सीजन का तो बी है ही ऑक्सीजन का पी और मैंगनीज का डी पाई बॉन्ड बना है तो इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्ड ठीक है साइड वाइज ओवरलैपिंग करके द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन आप उसकी स्टडी करने के लिए आपको उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्कोप से बाहर है कि हम सिर्फ सिंपल एटम का या सिंपल मॉलिक्यूल्स का ही एमओटी पढ़ेंगे वही अपन जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे और वहां हमको पता चलता था कि इसके मॉलिक्यूल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा वो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s मैंने बीच में एक बार शायद ये भी बताया था कि ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो हमें इसके एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं ठीक है इतना बस याद रखें कि ग्रीन वाला जो है आपका मैग्नेट है वो पैरामैग्नेटिक उसको भी याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है मैग्नेट के पास वैसे ही पी नहीं है ना तो वो पैरामैग्नेट ऐसे याद करने के लिए बोल रहा ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे ठीक है और इसके पास परमैग्नेट के पास पहले से पी है ना ये रहा है मैग्नेट ऐसे याद रखेगा ठीक है ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक बनाया करो जब आप लोग कोई थ्योरेटिकल चीजें याद करते हो ये हेल्प करेगी याद रखने में कभी नहीं भूलोगे इस चीज ठीक है ओके बाकी ये भी एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन ही हो रहा है देखो KMnO4 से KMnO4 बनना और MnO2 बनना दोनों में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग इसकी तो अभी देखे थे ना क्या थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ना 7 तो वो बना रहा था 7 तो उसने बनाया था ना अभी अपन ये भी है ना लेफ्ट साइड में ये है ये नहीं है ये है 7 ये 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 -2 है ना क्या करूंगी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन ठीक है अब मैंगनीज के बाद इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं अब यहाँ दोनों ही कम हो गई तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे डिकम्पोजिशन बोलते ठीक है इसका भी सेम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा बट यहाँ दोनों मीडियम में पढ़ेंगे अपन एक एसिडिक में भी पढ़ेंगे और एल्कलाइन स्लाइटली एल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम भी पढ़ेंगे तीनों मीडियम रहेगा ठीक है तो पहला देख लो एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हो COOH इज ऑक्सैलिक एसिड आप ये H पॉजिटिव को हटा दो तो ऑक्सलेट बन जाएगा C2O4 2 नेगेटिव क्योंकि एक H पॉजिटिव बाहर गया है गिविंग 1 नेगेटिव टू बोथ द ऑक्सीजन तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं अपन C2O4 का 2 नेगेटिव जो यहाँ लिए हैं ठीक है तो ऑक्सलेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सलेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है ठीक है यहाँ भी देखो एसिडिक बिहेवियर का वैसे ही जैसे वहां भी आपके वो निकल रहे थे ना बेसिक ऑक्सीजन 3 निकल रहे थे यहाँ 5 निकल रहे हैं ठीक है तो रिएक्शन वैसे ही है वहां K2SO4 बन रहा था यहाँ भी बन रहा है अब वो क्रोमियम वाला सॉल्ट था तो वहां पे क्रोमियम सल्फेट बन रहा था ये मैंगनीज वाला सॉल्ट है तो यहाँ पे मैंगनीज सल्फेट बनेगा फिर वाटर वहां भी था वाटर यहाँ पे भी है जिसको ऑक्सीडाइज कराना है उसको तो लेना ही पड़ेगा
जिसमें ऑक्सीडाइज होगा वो भी बनाएगा। जैसे उसका ओवरऑल रिएक्शन दिख रहे थे ना, इसका भी ओवरऑल रिएक्शन वैसे ही हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन ऑक्सीडेट टू कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा रिएक्शन आयरन 2 से आयरन 3 है। मेरे सारे एसिडिक वाले बता रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर अपन एल्कलाइन और न्यूट्रल वाले देखेंगे। ठीक है, हाँ मतलब एक ऑक्सीजन काफी है ना इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को। अब अपने पास तो 5 जनरेट हुए हैं, तो मुझे ये भी 5 करना पड़ेगा, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन 5 से मल्टीप्लाई होगा। वहां ओवरऑल रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन 5 से मल्टीप्लाई। सेम देखो ऊपर का रिएक्शन सेम है जैसे यहाँ, समझ गया? क्योंकि ये तो उसका बिहेवियर ही है ना, ये तो KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन में जाके बिहेवियर ही है, तो ये तो वो हर बार शो करेगा। बस अब मेरे रिएक्टेंट चेंज होते रहेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कराना है और प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली बनेंगे ऑक्सीडाइज वाले। ठीक है, तो Fe2 से Fe3 जैसे मैंने वहां किया था, वैसे यहाँ भी फेरस से फेरिक हो गया। 10Fe2 प्लस वहां पे, यहाँ पे 10Fe3 प्लस हो गया। ठीक है, लाइकवाइज दो एग्जांपल और है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, आयोडाइड्स टू आयोडीन। नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये रहा नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट। भी आप लोगों ने किया कॉपी में, वैसे क्वेश्चन है ये। बस आप लोगों ने NaNO2 लिया था और उसको NaNO3 बनाया था, यहाँ पे KNO2 लिया है और KNO3 बनाया है। बोला रिएक्शन अगेन, ये दोनों तो कॉमन है, हर बार बन रहे हैं, पानी भी रहेगा और ये तो प्रोडक्ट ही है अपना, और रिएक्टेंट में ये दोनों तो रहेंगे हर बार, और ये आपका रिएक्टेंट भी है जिसमें हम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं। इसके आने से तो रिएक्शन कराना पड़ा, वरना क्यों कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, लाइकवाइज आखिरी वाला आयोडाइड टू आयोडीन, आयोडाइड टू आयोडीन, ये आयोडाइड वाला तो वहां भी देखे थे, फेरस वाला भी वहां देखे थे। ठीक है, ये है इसका स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम। उसमें भी पहला एग्जांपल जो आप देख रहे हो ना, आयोडाइड टू आयोडाइड, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखो इसके पहले एसिडिक मीडियम लिया था हमने MnO4 के साथ, तो आपको आयोडीन से आयोडाइड से आयोडीन मिला, आयोडाइड से अभी जो लास्ट रिएक्शन देखे थे आयोडाइड से आयोडीन मिला। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों में, इन दोनों में, अगर मैं एसिडिफाइड मीडियम लूं या मैं एल्कलाइन मीडियम लूं। एसिडिफाइड मीडियम लोगे तो आयोडाइड आयोडीन बनेगा, और एल्कलाइन मीडियम लोगे तो आयोडाइड आयोडाइड आयोडेट बनेगा। ये डिफरेंस मैं सोच रहा कि मीडियम वही, मीडियम चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट वही रहेगा, ऐसा नहीं कुछ में रहेगा। ये नोटेबल डिफरेंस है, तभी यार रिएक्शन में दिखा दिए। एंड नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडाइड। बाकी दोनों में सेम चीजें हो रही है, तो इसमें अपन सेम एग्जांपल लिए नहीं, मगर आपको दिखता कि यहाँ भी फेरस से फेरिक ही होगा प्लस समझाएंगे क्या बोल रहे हैं। हाँ तो बड़ा ना, क्या हो गया ज्यादा बड़ा आपको समझ नहीं आपको क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे थायोसल्फेट को, दिस इज थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव को हम सल्फेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं SO4 नेगेटिव, और लास्ट मैंगनीज सॉल्ट टू MnO3। ठीक है, देख लो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मैंगनीज का, X प्लस -8 इज इक्वल्स टू 0 प्लस, अच्छा माइनस प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तो भी +4, यहाँ पे क्या है प्लस। ठीक है, ये तो रेड्यूस हुआ है, अरे नहीं उसको क्यों देख रहे हो, इसको देखो ना, वो तो आपका एजेंट है, उसको नहीं देखना, इसको देखो। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन से +2 +4, इसी को तो करा रहे थे ना रिड्यूस ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये तो होगा ही रिड्यूस, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस होते हैं ना, ये हो रहा है रिड्यूस। ठीक है, Mn+7 से +4 हुआ, रिड्यूस हुआ, +2 से +4 हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट KMnO4 एंड K2CR reduce। ठीक है, टाइम है, चलो नेक्स्ट अपना है इनर ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज H ब्लॉक।
एफ ब्लॉक में दो चीजें दो पढ़ने अपन को लैंथोनाइट और एक्टिनॉइड्स। तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज अपन, नेक्स्ट क्लास में अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एंटी पेनाल्टीमेट एनर्जी लेवल, वहां पर पेनाल्टीमेट बोलते थे कि n-1 d में जाता था, यहाँ n-2 f में जाएगा आखिरी n-2 f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड f block elements, हो गए वहां टेबल पर, ठीक है। These elements have been termed as f block since the last electron enters one of the f orbitals. These elements have also been called inner transition series क्योंकि transition के अंदर है ये, तो inner transition series. This is because the last electron in them enters into f orbital that is inner to the penultimate. Penultimate के अंदर वाला inner, and they form a transition series within the transition series. That is the reason why they are known as inner transition. ठीक है। कंफिगरेशन में आप देखोगे इसका जनरल आउटर कंफिगरेशन कैसा होगा, n-2 f 1 से 14 जाने वाला है, 4f भर आएगा या 5f भर आएगा, n-1 d 1 भर के नीचे आएगा ना, लैंथोनम का भर के नीचे आएगा, तो वो 0-1 में वेरी करता रहेगा, वही आपका जो एक्सेप्शंस कंफिगरेशन हमेशा जैसे 4s1 4s2 नहीं रहता था ना, कई बार वो 4s2 4s1 भी हो रहा था, 4s0 भी हो रहा था। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी n-1 का जो d है ना वो 0 से 1 में वेरी करता रहेगा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। बाकी ये पूरा फिल रहेगा, ns का पूरा टूल जो है। हाँ बट n के बाकी वाले खाली है, जैसे अगर मैं 6th पीरियड की बात करूंगा तो 6 भी खाली है, अभी 6 भी खाली है ना, और 6d भी खाली है, 6d तो 7 में भर आएगा। तो इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन टाइप के एलिमेंट्स में 3 ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट, एक nth, एक n-1 और एक n-2 को भरा ही नहीं, बढ़ेगा पर लैंथोनम का नहीं बढ़ता, एक्टिनॉइड्स का होता है बहुत सारा, लैंथोनम का +3 ही है, ऑल लैंथोनॉइड्स हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एक्टिनॉइड्स के पास है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आगे बढ़े। Classification of the f block elements depending upon whether the last electron enters a 4f or a 5f, तो क्या आएंगे लैंथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। Lantanoids, the elements in which last electron enters one of the 4f orbital are called 4 block elements, या फिर first inner transition series, also called lanthanoids, lanthanons or lanthanoids, because they immediately come after the lanthanum, ठीक है। बाकी कौन कौन से 14 एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर हम पहले भी लिखे हैं 58 से लेके 71, ठीक है। Also called rare earth elements. Next actinoids, ये 5f भर आएगा, ठीक है। इसके भी 14 एलिमेंट्स कहां से जाकर चालू होंगे, 90 से लेके 10, ठीक है। बाकी इनके नाम लिखे थे और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। लैंथोनम दो और डी ब्लॉक एलिमेंट, रेस तो डी ब्लॉक पे है ना, लैंथोनम is included in the lanthanoid series because it closely resembles lanthanoids, उनके उसके कारण ही तो इनका नाम lanthanoids पड़ा है, ठीक है। Similarly, actinium is also included in actinoids. Further, the study of lanthanoid is comparatively easier क्योंकि वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अभी ये इतना सारा अपन को क्यों पढ़ना पड़ा प्रॉपर्टी डी का, क्योंकि वो बहुत सारे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, अभी एक ही करता है, इसमें बोला कि इनका स्टडी इजियर। का रीजन है कि दे शो ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। On the other hand, the chemistry of actinoid is much more complicated, partly because they show a wide range of oxidation states because they are radioactive. तो radioactive भी है, वो खुद disintegrate होके और छोटे-छोटे न्यूक्लियस भी बनाएगा ना, इसी को तो रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं ना, कि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसका जो एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है, वो डिसइंटीग्रेट होगा, वही जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो, तो डिसइंटीग्रेट होगा तो छोटे-छोटे पार्टिकल्स एमिट करेगा, है ना, और उससे वो नए नए न्यूक्लियस बनाएगा, फ्यूजन एंड फिशन, फिशन, ठीक है। तो आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास से लैंथोनॉइड्स आगे बढ़ेंगे। एक क्लास में लगेगी लैंथोनॉइड्स और लैंथोनॉइड्स में एक साथ ही करेंगे। थैंक यू।